अशरफ, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अभी भी कांग्रेस जो है अपने जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको ऋतु आवाज आ रही है? जी 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 ऋतु, जो नाम बचे हुए हैं उससे बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस अभी भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। अभी भी पेच फंसा हुआ है कांग्रेस के सामने, क्योंकि पिक्चर पूरी क्लियर है। भाजपा ने अपनी सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए, उनके सामने एक एक उम्मीदवार एक एक सीट पर कैसा प्रत्याशी है काफी पहले से है। उनका जो मंथन है वो खत्म नहीं हो रहा है। आज जो सीटें 12 जारी की गई हैं उसमें सागर से गुड्डू राजा बुंदेला को बनाया गया है, जो बुंदेलखंड के लिए काफी लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं। रीवा से नीलम मिश्रा हैं, शहडोल से पुंडेला सिंह मार्को हैं, और जबलपुर जिनके बहुत इस तरीके से बातचीत की जा रही थी कि कौन होगा यहां से दिनेश यादव जो वकील हैं उनको बनाया गया है। बालाघाट से सम्राट सारस्वत हैं, होशंगाबाद से संजय शर्मा हैं, भोपाल जो एक बहुत अहम सीट मानी जा रही थी कि यहां से किसको होगा, यहां पर अरुण श्रीवास्तव, जबकि भाजपा ने यहां से आलोक शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की, उनको चुनाव मैदान में राजघाट से उतारा गया है। तो यानी अब राजघाट पर दिग्विजय सिंह का मुकाबला रोडमल नागर के सामने होगा जो भाजपा के उम्मीदवार हैं। उज्जैन से महेश शर्मा को उतारा गया है, मंदसौर से दिलीप सिंह गुजर को उतारा गया, रतलाम से जहां पर कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ है, आदिवासी है, वहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया को उतारा गया है, इंदौर से अक्षय राम को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो इस तरह से बीजेपी कांग्रेस ने अपनी 12 सीटों पर, यानी अभी तक पहले 10 सीटें और आज 12 करीब 22 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। को लेकर अगर यहां पर मंथन करें, डिस्कस करें, तो देखिए अगर जिक्र भोपाल का आप कर रहे हैं, भोपाल में करारी हार यहां पर हाथ लगी थी दिग्विजय सिंह को, लाखों वोट से पीछे रह गए थे प्रज्ञा ठाकुर से। वो तो चूंकि बीजेपी का गढ़ है भोपाल, वो माना जा सकता है, चलिए वहां पर हार का अंतर। राजगढ़ का जिक्र कर रहे हैं, 30 साल बाद, लगभग शायद 30 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत गया है जब से वहां से सांसदी का उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। अब अगर इतने सालों बाद अगर वो चुनाव वहां से लड़ते हैं सांसदी का, तो आखिर कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए होने वाली है? देखिए ऋतु, राजगढ़ में कांग्रेस के लिए या ये कहा जाए कि दिग्विजय सिंह के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। राजगढ़ उनका अपना गढ़ है, उनकी अपनी राघोगढ़, जो जहां की उनकी सियासत है, जहां के वो महाराज हैं। राजगढ़ पूरा उनका अपना क्षेत्र है, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी। रोडमल नागर जो भाजपा के सांसद हैं, वर्तमान में भी सांसद वही थे, तो उनको चुनौती देना कांग्रेस के लिए या ये कहा जाए दिग्विजय सिंह के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। अगर वहां से मेहनत कर ली गई तो दिग्विजय सिंह बहुत आराम से राजगढ़ सीट निकाल सकते हैं। वो स्थिति नहीं है जो भोपाल में थी। भोपाल भाजपा की परंपरागत सीट रही गई है, वहां से भाजपा लगातार जीतती आ रही है। जो चुनौती वहां पे पिछले 2019 के साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दी थी, वैसी चुनौती राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के सामने नहीं है। तो दिग्विजय सिंह के सामने जो भाजपा के उम्मीदवार हैं रोडमल नागर, वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। और अगर दिग्विजय सिंह काम करेंगे तो अभी राजधानी का हम जिक्र कर रहे थे, आपसे जानकारी में ले रही थी, आर्थिक राजधानी के बारे में भी हम बात करेंगे। अशरफ, आप लगातार बने रहिए, छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि बस्तर से भी नाम सामने आया है। हमारे साथ सतीश चांडक जुड़ गए हैं। सतीश, लिस्ट आई है छत्तीसगढ़ के कौन कौन से नाम आए हैं, चूंकि बस्तर का भी जिक्र किया गया है, थोड़ी जानकारी इस बारे में दीजिए। जी, आपको बता दूं कि काफी चर्चाओं का विषय था बस्तर, क्योंकि यहाँ से लगातार जो है सांसद, जो वर्तमान सांसद है दीपक बैज हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस के, वो दावेदारी कर रहे थे। उसके अलावा जो है पूर्व मंत्री कवासी लखमा जो कोंटा से मौजूदा विधायक हैं, वो अपने पुत्र जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी की दावेदारी कर रहे थे। लेकिन इस बीच जो है चौंकाने वाले नाम सामने आया है। आज कवासी लखमा का नाम आया है, जो वर्तमान में कोंटा विधानसभा के विधायक हैं। वो 6 बार कोंटा विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही वो सांसद का उपचुनाव चुनाव जो है हार चुके हैं, क्योंकि बलराम या सांसद थे, उनके देहांत के बाद में उपचुनाव हुआ था, जिसपे उनके बेटे जो है दिनेश कश्यप के साथ जो मुकाबला था, जिसमें कवासी लखमा जो है हार का सामना करना पड़ा। और भी जो है नाम काफी दिनों से जो है कयास लगाए जा रहे थे, लगातार जो है सोशल मीडिया में, और भाजपा भी लगातार तंज कसे थे कि कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिला। आखिरकार जो है लिस्ट जारी हुआ है, जिसपे कवासी लखमा का नाम सामने आया है। ये चौंकाने वाले नाम जरूर है, क्योंकि ये दौड़ में जो है दीपक बैज और कवासी हरीश दोनों इसमें शामिल थे, लेकिन कवासी लखमा पर मोहर लगी है। वर्तमान में बस्तर की बात करें तो बस्तर में जो है 4
विधायक जो है कांग्रेस के हैं, और इसके अलावा जो है बीजेपी के ज्यादा विधायक है, और कांटे का टक्कर है क्योंकि भाजपा से जो है महेश कश्यप का टिकट मिला है, वो भी एक पहला नाम है, और वो अभी तक जो है वो चुनाव नहीं लड़े हैं। अब देखना होगा कि दोनों की टक्कर जो है क्या रंग लाती जी। वाकई यहाँ पे देखिए सवाल ये भी उठता है कि आखिर एक ही सीट पर क्यों नाम घोषित किया गया। कुल हैं ही 11 सीटें, उसमें भी 2-2 4-4 करके नाम सामने आ रहे हैं। अभी 4 नाम और होल्ड कर दिए गए हैं। आखिर क्या माने यहाँ पर, क्या वाकई में कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, या कोई ऐसा चेहरा कांग्रेस को नहीं मिल रहा है जो जिताऊ हो? देखने को सामने आया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें, जहाँ बड़े नेता जो है तमाम चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, वही हाई स्थिति जो है छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस के पास में बड़े नाम नहीं है, साथ साथ जो है कांग्रेस इन विषयों पर ज्यादा ध्यान दे रही है कि आखिरकार जो जिताऊ उम्मीदवार कौन है, क्योंकि सरकार नहीं है और केंद्र में भी जो है भाजपा की सरकार है। दबाव लगातार बढ़ते जा रहा है, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का भी दबाव है, लगातार कार्यकर्ता छोड़ के भी जा रहे हैं। तमाम प्रकार के आए दिन जो है आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस पर लग रहे हैं। कांग्रेस के भीतर ही एक लड़ाई चल रही है। इस बीच जो है एक बेहतर उम्मीदवार को ढूंढना ये काफी चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि जो है प्रदेश के प्रभारी सचिन पायलट वो लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। इस बीच में एक कौशी नकमा का नाम फाइनल हुआ है, और देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जो है बाकी सीटों पर भी बच्चे वाले जितने भी बच्चे हैं उनके नाम जो है सामने आएंगे। जी जी, ठीक। आप लगातार बने रहिए। सुधीर जी भी हमारे साथ लगातार भोपाल से जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, जिस तरह से कांग्रेस लेट लतीफी कर रही है, उसके बाद लिस्ट जारी कर रही है, उसमें भी आधे अधूरे नाम आ रहे हैं, आखिर क्या माने हम? ये तो देखिए साफ है कि चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे नेता तैयार नहीं है, फिर यहां पर यह भी है कि जिताऊ उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, तो आखिर इतनी लेट लतीफी की जाएगी तो मैदान में आखिर ये उम्मीदवार कब उतरेंगे, कब जाकर के लोगों के बीच में जाएंगे और बताएंगे? देखिए, आपने ये बहुत बड़ी बात कही है, और ये सही बात है कि कांग्रेस को खास तौर से जब उम्मीदवार उतारने की बात थी तो अपनी तैयारी इनको पहले से कर लेनी चाहिए थी। लेकिन ये आप देखना होगा कि पिछले चुनाव का अगर आप स्कोर देखते हैं तो 28-1 का स्कोर था, यानी कि छिंदवाड़ा की जो इकलौती सीट है वो कांग्रेस ने अपने पास रखी हुई थी, और बीजेपी ने इस बार ये दावा किया कि छिंदवाड़ा की सीट भी हम लेकर आएंगे, और 29-0 का जो स्कोर है वो हम लेकर आएंगे। अगर आप कांग्रेस के अभी 12 उम्मीदवारों की जो लिस्ट देखते हैं जिसको अभी कांग्रेस ने घोषित किया है, उसमें अगर आप देखते होंगे तो जबलपुर से उम्मीदवार इन्होंने एडवोकेट दिनेश यादव को बनाया, शहडोल से फुंदेलाल मार्को को इन्होंने बनाया है, और खास बात है कि सागर से गुड्डू राजा बुंदेला को इन्होंने दिया है। गुड्डू राजा बुंदेला वो शख्स है जिनको विधानसभा में कमलनाथ जी ने बुंदेलखंड जिताने की जिम्मेदारी सौंपी थी, और बुंदेलखंड में विधानसभा की सीटों की जो जिम्मेदारी थी वो गुड्डू राजा बुंदेला के पास थी, और उनकी मेहनत को देखते हुए शायद फैसला दिया कि उनको राज्यसभा लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। लेकिन जब तक घोषित करने मामले में कांग्रेस घोषित किया है, और क्योंकि उनके पास खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, पाने के लिए सब कुछ जो बाकी 28 जो है। सुधीर जी, अगर बड़ी बड़ी सीटों का यहाँ पर हम जिक्र करें, चाहे भोपाल है चाहे इंदौर है, भोपाल का जिक्र कर लें तो भोपाल बीजेपी का गढ़ रहा है हमेशा से ही, और यहाँ पर जब दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं जीत पाए, लाखों के मतों से पीछे रह गए, हार गए, तो आखिर अरुण श्रीवास्तव को मैदान में जो उतारा गया है, आखिर क्या होगा उससे? क्या सोच करके कांग्रेस ने उतारा होगा? दशक से ज्यादा वक्त बीजेपी का बड़ा गढ़ है। आपने देखा में सार्वजनिक प्रज्ञात कांग्रेस उतारे गए थे, लेकिन उसके भारी मोहम्मद से जीत हासिल की थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भोपाल की जो सीट है वो क्या मायने रखती है। जहां तक श्रीवास्तव जी को उतारने का सवाल है, तो कहीं न कहीं वॉकओवर देने के बजाय एक उम्मीदवार पार्टी को उतारना ही होगा। लोकसभा में मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, वो दावा करेंगे कि करीबन 10 सीटों पर हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, सीटें जीत कर लाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बीजेपी ने जो तैयारी है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की जो तैयारी है, जैसा कि दावा कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने वो तैयारी कर रखी है। लेकिन संगठन में जो बदलाव हुआ है, लगातार जो युवाओं को जोड़ा है, संगठन में जो बदलाव हुआ है, लगातार लोग कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं ये जरूर अटकलें लग रही थी कि ये भी डर था कि अगर हम अपने उम्मीदवार घोषित कर दें
और कहीं वो अगर भारतीय जनता पार्टी में चले जाए तब क्या करेंगे। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी पूरी रणनीति कांग्रेस ने बनाई जी। है और पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ये 12 उम्मीदवार घोषित किए। ठीक ठीक सुधीर जी, लौटूंगी। अभिषेक शुक्ल एडिटर हैं छत्तीसगढ़ से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, किस तरह से देख रहे हैं इस लिस्ट को? हालांकि लिस्ट तो इसको क्या ही बोलेंगे, जिस तरह से गिनी चुनी यहाँ पर 11 सीटें हैं, 11 पर भी एक बार में नाम यहाँ पर कांग्रेस घोषित नहीं कर पाई। इतना मंथन, लंबा मंथन चल रहा है, पहले थोड़े नाम, अब एक ही नाम, 4 पर अभी भी सस्पेंस। किस तरह से देखें इसे? बिल्कुल ये सही बात है, ऊहापोह की स्थिति है। और अगर कवासी लखमा का ही नाम घोषित करना था तो इतना लेट तक क्या मंथन चल रहा था, ये समझ से परे है। और समझा जा सकता है कवासी लखमा का नाम भी प्रेशर में यहाँ पर घोषित किया गया, क्योंकि 1 महीने से भी कम का समय बचा है जब बस्तर का चुनाव होना है। 19 अप्रैल को पहले फेज का चुनाव में बस्तर में चुनाव होना है और 1 महीने से कम समय बचा। लगातार प्रेशर था कांग्रेस पर और उस प्रेशर के बीच में कवासी लखमा का नाम घोषित किया गया। तो समझा जा सकता है कि सिर्फ अगर 5 नामों में से सिर्फ कवासी लखमा का नाम सामने आ रहा तो प्रेशर में किया गया है। 4 नामों पर अभी भी कांग्रेस ये भी कह रहे थे कि दीपक बैच पर बड़ी जिम्मेदारी है, चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी है, तो वो ये सब संभालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, शायद उनका प्रेशर ज्यादा रहा होगा। देखिए, कवासी लखमा का मन बिल्कुल नहीं था बस्तर में चुनाव लड़ने का। वो अपने बेटे हरीश कवासी को मैदान में उतारना चाहते थे। उनका कहना था कि युवा चेहरा है और वो एक तरीके से स्टेब्लिश करने की कोशिश में थे कि उनके बेटे को टिकट मिल जाए। वो विधायक कोंटा से लगातार 6 बार रह चुके हैं, अभी भी विधायक है। वो बेटे को प्रोजेक्ट करना चाहते थे दीपक बैच की जगह, लेकिन पार्टी ने ना दीपक बैच को दिया ना उनके बेटे को दिया, कवासी लखमा को टिकट दे दिया। तो कवासी लखमा खुद के लिए बहुत इच्छुक नहीं थे। अब आला कमान का आदेश है तो मानना पड़ेगा। कांग्रेस के कई ऐसे प्रत्याशी हैं, खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वो सभी 11 सीटों पर चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन आला कमान का आदेश है इसलिए लड़ रहे हैं। तो ज्यादातर जो कैंडिडेट है वो ऊपर से आदेश आया है इसलिए लड़ रहे हैं, वरना लड़ने के बहुत इच्छुक कवासी लखमा भी नहीं थे। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि किस तरीके का ऊहापोह की स्थिति कांग्रेस में चल रही है। 5 नाम का लगातार इंतजार किया जा रहा था और एक नाम आज जारी किया गया है, वो भी प्रेशर में, जब 1 महीने से कम का समय बचा हुआ है। कार्यकर्ताओं का प्रेशर है कि नाम यहाँ पर जारी करना ही है, इसलिए कवासी लखमा का नाम जारी कर दिया गया। 4 नाम अभी भी रोका गया है, उस पर मंथन चल रहा है। कोई बहुत चौंकाने वाले नाम नहीं आ रहे हैं कि बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत मंथन करके नाम दे दिया गया। एक बड़ा मुद्दा अभिषेक बस्तर में धर्मांतरण कर रहा है और इसे लेकर के कहीं ना कहीं बार बार आवाज उठती रही है, विरोध भी हमने कई बार देखे हैं। और जिस तरह से बीजेपी ने महेश कश्यप को प्रत्याशी बनाया है, वो मुखर रहे हैं धर्मांतरण के मामले में, और आखिर अब जब कवासी लखमा उनके सामने हैं तो कितनी बड़ी चुनौती होगी इसको देखते हुए? बड़ा चेहरा है, इससे कोई इंकार नहीं है। बस्तर में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा कवासी लखमा है और विधानसभा चुनाव में अजय रहे हैं 6 बार से। उनको जादूगर कहा जाता है, तो विधानसभा चुनाव वो बखूबी निकालते रहे हैं, चाहे कितना भी प्रेशर हो। इस बार भी उनकी स्थिति खराब बताई जा रही थी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कोंटा का चुनाव अपने पक्ष में किया और निकाला। लेकिन लोकसभा चुनाव की जब बात आती है, उपचुनाव एक बार हुआ था लोकसभा चुनाव में, जबकि बहिराम कश्यप की मौत के बाद उनके बेटे दिनेश कश्यप भाजपा की तरफ से खड़े थे, उपचुनाव था, तब कवासी लखमा को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि तब परिस्थितियां दूसरी थी, एक सिंपैथी लहर भी थी। इस बार कवासी लखमा मैदान में है, उनके सामने बिल्कुल नए चेहरे हैं महेश कश्यप के तौर पे। चुनाव निश्चित तौर पे बहुत कहा जाए चहल पहल वाली हो जाएगी, बहुत चर्चित चुनाव हो जाएगा, क्योंकि कवासी लखमा मैदान में है। लेकिन उनका मुकाबला महेश कश्यप से नहीं होगा, उनका मुकाबला वहां पर सीधे तौर पे मोदी के चेहरे से या फिर संघ का जो कामकाज है उससे यहाँ पर होना है, धर्मांतरण जैसे मुद्दों से होना है। क्योंकि महेश कश्यप बहुत बड़ा चर्चित नाम नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कवासी लखमा वर्सेस महेश कश्यप होगा चुनाव। कवासी लखमा वर्सेस पीएम मोदी का चेहरा होगा वहां पर, धर्मांतरण का मुद्दा होगा वहां पर, ये चीजें जरूर हाईलाइट होंगी। ठीक ठीक ठीक, लगातार बने रहिए। अशरफ भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशरफ, ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस की नींद बड़ी देर से खुलती है, समय रहते नींद शायद खोल नहीं पाते या वो खुद ही खोलना नहीं चाहते, क्योंकि जब बीजेपी ने नाम घोषित कर दिए, चुनावों की तैयारी में जुट गई, अब सर पर चुनाव है। ये कांग्रेस पहले भी कर सकती थी, पर ये बार बार जो लेट लतीफी कांग्रेस में होती है उसका आखिर क्या असर पड़ता है, ये हमने विधानसभा में देख लिया है।
बिल्कुल रितु, देखिए ये जो उनकी नींद की बात है ना, तो बड़ा इतना मंथन करने के बाद भी कुछ अमृत नहीं निकला। आज देखिए जो अभी अभिषेक बता रहे थे कि बस्तर से कवासी लखमा को चुनाव मैदान में उतारा है, एक मजबूत कैंडिडेट है, जबकि वो लगातार फील्डिंग अपने बेटे के लिए हरीश लखमा के लिए कर रहे थे। और वर्तमान में सांसद दीपक बैज है, दीपक बैज को भी नहीं दिया गया। वो भी चाहते थे, पहले बना करते रहे, फिर कहने लगे मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन उनको भी टिकट नहीं दिया। कवासी कांग्रेस को ये काम, जब उन्होंने 6 सीटें करी थी, वहां 7 सीटें भी घोषित कर सकते हैं। पहले चरण में बस्तर में चुनाव है, 19 अप्रैल को वहां पे चुनाव, 27 तारीख तक का नामांकन की तिथि है। तो कांग्रेस ने ऐसा कोई भी मतलब सोचिए कि बहुत बड़ा काम किया है। ये काम उन्हें जो आज करना था वो कुछ दिन पहले भी कर सकते थे। और कवासी लखमा एक मजबूत दावेदार है, एक लंबी उनकी राजनीतिक पारी है और अजय का उम्मीदवार है। तो उनके आने से हाँ एक बात ये जरूर हो गई है कि हाँ कांग्रेस की बस्तर में जीत जो है वो कम से कम सुनिश्चित की जा सकती है, क्योंकि कवासी लखमा लगातार जो भी चुनाव लड़ा है उन्होंने पिछले 6 बार से लगातार जीतते आ रहे। अभी भी जो 2023 के विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी लगातार उनके ऊपर था कि साहब अब गए और तब गए, उनकी स्थिति नहीं है, कांग्रेस हार रही, लेकिन वो वहां पे अपनी स्थिति बचा के लिया है। वो मजबूत दावेदार हैं और उम्मीद की यही की जाती है कि जो जादूगरी उन्होंने विधानसभा चुनाव में दिखाई है, पिछले लगातार विधानसभा चुनाव में, इस बार लोकसभा में भी दिखाएंगे और कांग्रेस को एक मजबूत स्थिति में लाएंगे और उनके लिए जीत दिलवाएंगे। इसी तरह से आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश भी जो नाम उन्होंने किए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ नहीं, सबसे जो चौंकाने वाला नाम सिर्फ दिग्विजय सिंह का है कि जो उनको राजगढ़ से उतारा गया। राजगढ़ से भी जानबूझ के उतारा है कांग्रेस ने, क्योंकि पता है कि राजगढ़ में कांग्रेस को अगर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में है तो रोडमल नागर उनके सामने बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। राजगढ़ उनका अपनी रियासत है, अपनी यहाँ की वो राजा रहे हैं, उनकी रियासत है पूरी। राघोगढ़ उनका अपना गढ़ है, उनके बेटे जयवर्धन सिंह राघोगढ़ से विधायक है, तो यहां से वो बहुत आराम से जीत जाएंगे, उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं। झाबुआ कांतिलाल भूरिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व अध्यक्ष, वो भी बहुत मजबूत स्थिति में है, वो भी जीत जा सकते हैं। वो स्थिति हैं, लेकिन जो नाम अभी जारी किए गए हैं, बस अरुण श्रीवास्तव का भोपाल में एक मान लिए जाए कि हाँ उन्होंने एक औपचारिकता सी की है कि यहां पे एक उम्मीदवार घोषित करने के लिए, क्योंकि यहां पर भाजपा को यहाँ पर कुछ जगह पर ये अशरफ कांग्रेस पूरी तरह से समझ गई है कि शायद हमारे बस की बात नहीं है, या हम कितनी भी कोशिश कर लें यहां पर हमारा जीतना मुमकिन नहीं है। इंदौर का भी मैं जिक्र कर रही थी, इंदौर से शंकर लालवानी मैदान में है, पिछली बार भी भारी मतों से वो जीते थे। इस बार यहां पर कांग्रेस की तरफ से अक्षय कांति को मैदान में उतारा गया है। ऐसा इतिहास रहा है कि बीजेपी का घर तो इंदौर है ही है, ऐसा इतिहास रहा है कि कांग्रेस ने जब जब कोशिश की है और जब जब मैदान में उम्मीदवार उतारे हैं, या तो उनका करियर खत्म हो चुका है या तो बार बार हार का मुंह देखना पड़ा है। तो एक बार फिर जब नया चेहरा कांग्रेस लाई है तो क्या सोच समझ करके लाई है? दिया गया है कि आप चुनाव मैदान में देखेंगे, इंदौर को लेकर कांग्रेस जो है बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है, क्योंकि इंदौर जो है पूरी तरह से भाजपा का मजबूत गढ़ है, उसे हिला पाना कोई आसान काम नहीं है। वहां पर सुमित्रा महाजन जो ताई के नाम से, वो इनकी मजबूत कैंडिडेट रही हैं। आज की डेट में वहां पर जो सांसद है शंकर लालवानी है, उनको फिर मौका दिया है कांग्रेस ने, बीजेपी ने। उनके सामने अक्षय को उतारना तो मतलब कांग्रेस के लिए बस एक कहा जाए कि हाँ एक उनको केक वॉक की बात है कि आपको पैसेज से पैसेज दे रही है बीजेपी को, क्योंकि कांग्रेस के पास वहां पर स्थिति नहीं है कि वो चुनाव जीत सके। बहुत मजबूत गढ़ है बीजेपी का, जैसे भोपाल है ऐसे ही इंदौर भी है। तो यहां पर कांग्रेस के लिए कोई आसान काम नहीं है, किसी मजबूत चेहरे को भी उतारती तो उनके लिए भी बहुत लोहे के चने चबाने जैसी स्थिति होती इंदौर में। लेकिन अक्षय को उतार के कांग्रेस ने बस ये किया कि हाँ हम मैदान से नहीं भाग रहे हैं, मैदान में है। महिला फैक्टर का अगर हम जिक्र करें तो अशरफ, यहां पर बार बार महिलाओं को लेकर के कांग्रेस बात करती आई है। हालांकि बीजेपी ने तो कई सारी महिलाओं को मैदान में उतारा, पर यहां पर सिर्फ 22 में से एक महिला हम देख रहे हैं। आखिर इसे भी किस तरह से देखें? बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, पर जब फैसला लेना होता है बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप देखिए जातीय समीकरण की वजह से उतारा गया है। रीवा से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का गढ़ है,
वो ब्राह्मण है। तो यहां पर जो जातीय समीकरण है उसको देखकर महिला को उतारा गया है। और क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस के पास बीजेपी से लड़ने के लिए रीवा में कोई बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा नाम नहीं था, तो मजबूरी में नीलम मिश्रा, जो उनको महिला भी है और वहां पर लोकल जो हमने बातचीत की है, जो जानकारी मिली है कि वो मजबूत उम्मीदवार है, टक्कर दे सकती है, कांग्रेस को चुनाव जितवाने के में अच्छी भूमिका निभा सकती है। कांग्रेस का चुनाव जो है रीवा का कहा जाए कि बहुत आसान होगा, बीजेपी के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर और महिला को चुनाव मैदान में उतारा है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि कांग्रेस यहां पर अच्छा चुनाव लड़ेगी और हो सकता है कि अगर समय सही हुआ कांग्रेस का, तो कहीं ना ये ना हो कि कांग्रेस जीत ही जाए। जी, यहां पर अशरफ ये भी देखिए कि उम्मीदवार मैदान में उतारने के लिए शायद उम्मीदवार मिल नहीं रहे थे। बार बार शायद कांग्रेस के आला कमान गुहार लगा रहे थे कि आप लड़ लो, आप लड़ लो, आप लड़ लो, कोई भी लड़ने को तैयार नहीं। यहां पर अगर जिक्र करें तो 2 सिटिंग एमएलएस को फिर यहां पर मैदान में उतारा गया है, तो इनके लिए भी कितना चुनौतीपूर्ण यह सफर होने वाला है, ये भी जरा बताइए। देखिए ऋतु, चुनाव तो कोई भी हो, बीजेपी जैसे कहती है कि हम हर चुनाव को एक चुनौती की तरह से लेते हैं। और आज की डेट में जो बात करें तो जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी कहती है सत्ता में है और बड़े चेहरे हैं, इतनी बहुमत पाकर भी ये कहती है हमारे लिए चुनौती है। और इधर कांग्रेस से अभी हम बात कर रहे थे अरुण श्रीवास्तव से, उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, हम इसे चुनौती नहीं मानते, हम आसानी से जीत जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है कांग्रेस को हर बार। उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है, अति आत्मविश्वास जिसे कहा जाता है, वो उनको लेके चले जाते। जबकि वही अभी आपसे बात कर रहे थे, बीजेपी हमेशा ये कहती है कि हमारे लिए हर चुनाव जो है एक चुनौती है, उससे हम जीत रहे हैं, कोई चुनाव आसान नहीं होता। जबकि कांग्रेस ऐसा मानती नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि हम जीत जाएंगे, सब कुछ आसान है। जबकि धरातल पे उनको मालूम है कि कितने बड़े चेहरे उनके साथ छोड़ के चले गए हैं इस चुनाव से पहले ही, और अभी हाल ही के दिनों में गए हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। तो उनको अच्छी तरह से हकीकत कांग्रेस को मालूम है कि मध्य प्रदेश में क्या है। लेकिन फिर भी जो चुनाव मैदान में उन लोगों को उतारा है, वो एक मजबूत टक्कर, जैसे मैंने कहा कि मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कांग्रेस मध्य प्रदेश से खत्म होती जा रही है। जो मजबूत और जिताऊ उम्मीदवार लगा, उन्हीं को टिकट दिया गया है। इसी वजह से आप इनको कहें कि भले ही ये छोटे नाम हो, लेकिन फिर भी ये टक्कर जरूर देंगे। और उम्मीद ऐसा की जा रही है कि बीजेपी राह में कम से कम रोड़ा तो जरूर बन सकते हैं, भले ही कुछ देर के लिए बने, लेकिन जरूर उनके लिए दिक्कतें जरूर खड़े करें। हालांकि बीजेपी ये दावा करती है कि हम हर दिक्कत, चुनाव को चुनौती मानते हैं और इसे कोई आसान नहीं मानते। और कांग्रेस ये कहती है कि हमारे सामने कोई और है ही नहीं, हर चुनाव हम आसानी से जीत जाएंगे, जनता हमारे पक्ष में है। और लेकिन उसके परिणाम जो होते हैं वो 4 जून को क्या होंगे, वो सबके सामने आएंगे, तब पता चलेगा। ऋतु, ठीक, आप लगातार बने रहिए। सुधीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, कितनी बड़ी चुनौती है अरुण यादव सिंधिया के लिए, अगर आप इसे किस तरह से देखते हैं? हालांकि पिछली बार हमने देखा था तब सिंधिया भले ही से कांग्रेस में थे और इधर अरुण यादव इधर थे। अब जब एक ही तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इस पूरे समीकरण को कैसे आप देख रहे हैं? कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है ये वर्सेस में? देखिए, बिल्कुल जैसे कि हमारे सहयोगी भी अशरफ ने बताया, खासतौर पर राजगढ़ सीट की अगर हम बात करते हैं कि दिग्विजय सिंह का वर्चस्व वाला वो इलाका माना जाता है, तो राजगढ़ सीट पर बीजेपी से जो सांसद है रोडमल नागर, वहां से सांसद है, उनको इस बार बीजेपी ने रिपीट टिकट दिया है। तो राजगढ़ सीट पर मुकाबला जो है वो दिलचस्प बन गया है। जैसे कि पिछले चुनाव में भोपाल की जो सीट है वो हॉट सीट के तौर पर तैयार हो गई थी, हॉट सीट कही जा रही थी कि यहाँ पर दिग्विजय सिंह और प्रज्ञा ठाकुर में मुकाबला था। लेकिन अब राजगढ़ सीट मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के बाद कांग्रेस के लिए दूसरी सबसे चर्चित सीट है। ये भी कह सकते हैं कि सबसे चर्चित सीट वो है, वो होने वाली है मध्य प्रदेश में। जहां तक अलग अलग लोगों को टिकट जो दिए जाने की बात की जा रही थी, चाहे वो गुड्डू राजा बुंदेला को टिकट देने की बात हो, जबलपुर में एडवोकेट दिनेश यादव को टिकट देने की बात हो, तो कांग्रेस ने कुछ न कुछ सोच विचार करके कुछ न कुछ रणनीति के साथ ये टिकट दिए है। और निश्चित तौर पर बीजेपी जैसे जो आपने अभी बात कही कि बीजेपी इतने बड़े बहुमत के साथ विधानसभा में अगर आई है तो उनको चुनौती क्यों दिख रही है? क्योंकि उनके पास 28 सीट का समीकरण है और 29 उनको करने की टारगेट बीजेपी ने रखा है। लेकिन कांग्रेस जो दावे कर रही है, कांग्रेस के दावे के बाद कांग्रेस ये कहती है कि हम भी बीजेपी की तरफ फील्ड में जाके काम कर रहे हैं, हमारा संगठन काम कर रहा है।
तो कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो उम्मीदवार कांग्रेस सुधीर जी, जिस तरह से दिग्विजय हो या कांतिलाल भूरिया हो, अरुण यादव हो, ये बड़े चेहरों को जिस तरह से कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, ये बड़े चेहरों की बड़ी जगह की तो हम बात कर ही रहे हैं, बाकी जगह पर जो औपचारिकता निभाई गई है, ये क्या संदेश देती है? देखिए, ये राजनीतिक दलों की अपनी अपनी रणनीति होती है। राजनीतिक दलों को पता होता है कि किस सीट पर वो कितने मजबूत है और कौन सी सीट पर उनको क्या परिणाम मिलने वाला है। इसी रणनीति के तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने उम्मीदवार तय करती है। और कांग्रेस के कुछ नेताओं से जो हमारी बात हुई थी, विधानसभा चुनाव के दौरान भी बात हुई और लोकसभा के जब बीजेपी के टिकट घोषित थे उस वक्त भी जब बात हुई थी, तो ये चीज निकल कर आ रही थी कि दिल्ली में जो कांग्रेस का संगठन है, कांग्रेस पार्टी के दिल्ली का जो नेतृत्व है, वहां के जो वरिष्ठ लोग हैं, उनका टारगेट ये है कि जिन सीटों को हम हिला सकते हैं, जिन सीटों पर हमारे जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उन पर ज्यादा मंथन किया जाए और बाकी जो सीटें जहां पर हमें लगता है कि हम बहुत कमजोर पड़ सकते हैं, उन पर, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं था, तो उस पर ये एनर्जी खराब की जाए सोचने में कि उन सीटों पर हम क्या क्या उम्मीदवार करेंगे। और शायद यही वजह कि उम्मीदवारों की घोषणा करने में कांग्रेस थोड़ा सा सोच समझ कर फूंक फूंक कर कदम उठा रही है, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए उनके पास इस बार बहुत कुछ है। दूसरी तरफ बीजेपी 400 पार का नारा लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो परिवार का जो मामला है, वो बीजेपी पूरे जोर शोर से उठा रही है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का जो जोर है, वो ये चाहती है कि उत्तर भारत में बीजेपी जिस तरीके से मजबूत हो रही है, तो उत्तर भारत में कहने कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा जाए, क्योंकि दक्षिण भारत के अगर कर्नाटक को और आंध्र प्रदेश तेलंगाना को अगर आप छोड़ देते हैं, तो केरल, तमिलनाडु, उन जगहों पर भी कांग्रेस अपनी मौजूदगी अच्छे से दर्ज कराती रही है। वहां पर बीजेपी के लिए मौजूदगी दर्ज कराना बड़ी चुनौती बनती जाती है। सुधीर जी, 33 सालों बाद सांसद का चुनाव वहां से राजगढ़ से लड़ने वाले हैं दिग्विजय सिंह। क्या वाकई में चुनौती नहीं होगी, या चुनौती होगी तो कितनी होगी, कैसा रहने वाला है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद, मैं जितना याद कर पा रही हूं, कि शायद शिवराज सिंह को भी वहां से दिग्विजय हरा चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, ये जो आपने चुनौती की बात की है, अब ये चुनौती राजगढ़ सीट को बचाने की चुनौती खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गई है, क्योंकि वहां पर दिग्विजय सिंह का, जैसे पहले हजरत ने भी बताया, हम भी दोहरा चुके हैं कि राजगढ़ वाला जो इलाका है, खासतौर पर राघोगढ़, गुना, राजगढ़ वाला जो इलाका है, वहां पर दिग्विजय सिंह बहुत बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उस इलाके में राजा साहब के नाम से वो जाने जाते हैं और उनका वर्चस्व अच्छा है, जनता में पकड़ अच्छी है। कई कार्यकर्ता ऐसे कांग्रेस के जिनको वो नाम से पुकारते हैं, नाम से जानते हैं। तो दिग्विजय सिंह का जो कद है वो उस लिहाज से बड़ा माना जा सकता है। तो चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए राजगढ़ सीट पर बढ़ गई। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो रतलाम झाबुआ सीट पे कांतिलाल भूरिया ऑलरेडी पहले सीट पे जीत चुके हैं, वो भी उस वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी। ऐसी स्थिति में कांतिलाल भूरिया एक बार फिर रतलाम झाबुआ सीट पे उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अनीता चौहान को उतारा, जो कि वहां पर जनपद के अध्यक्ष रही है झाबुआ से, और मोहन यादव सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव